नमस्कार। आज जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 54, 55 और फिर उसके बाद 56, 57 और 58 और उसके बाद 60 तक है। अब ये देखते हैं कि हम आज कितना टॉपिक पूरा कर पाते हैं, क्योंकि सारे टॉपिक ये जल्दी खत्म नहीं होते। जरा सा एक बार आप समझ लें, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, कि कौन सी घटना को न्यायालय में जो लाई जाए उसके अंदर किन किन चीजों की महत्ता होगी, अर्थात क्या क्या चीजें रेलेवेंट होंगी। अब ये तो हमने सारा का सारा बता दिया सेक्शंस। इससे पहले के सारे सेक्शंस जो थे हमने बताए, ये 54 से पहले के जो सेक्शन है हमने सारे के सारे आपको बताए। एडमिशन बताया, तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट आपकी समझ में आ गया है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो होगी कि घटना से संबंधित क्या क्या सबूत हमारे पास होने चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सबूत हमारे पास आए हैं उन्हें न्यायालय में सिद्ध कैसे किया जाए, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबूत एकत्र किए हमने, ये एविडेंस में इकट्ठे कर लिए हमने, लेकिन अब वो सबूत न्यायालय में कैसे पेश किए जाए, उन्हें कैसे सिद्ध किया जाए। तो ये वाला जो चैप्टर है ये दीवानी मुकदमों के लिए और क्रिमिनल मुकदमों के लिए समान रूप से लागू होता है। तो आप मेरी बात को समझें कि दीवानी और सिविल के, तो पहले सबसे पहले देख लें कि एविडेंस क्या होती है। जैसे कि चार्ट को आप एक बारी से देखें, ये टॉपिक नंबर 78 है, एविडेंस क्या है। तो एविडेंस दो प्रकार की होती है, एक तो मौखिक और एक दस्तावेजी। क्या है? मौखिक, दस्तावेजी, ये दो प्रकार की एविडेंस है। तो इसमें एक्ट में दी हुई है, लेकिन एक एविडेंस जो है इसमें एक्ट में आएगी, शायद आगे आ जाए, लेकिन अभी मैंने नहीं देखी है। एक एविडेंस जो एक्सपीरियंस के आधार पर हमने देखा वो होती है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। जब किसी घटना का कोई भी व्यक्ति देखने वाला नहीं होता, जब किसी घटना का कोई भी देखने वाला व्यक्ति नहीं होता, तब भी ऐसी एविडेंस दी जाती है जिसको सर्कमस्टांशियल एविडेंस कह सकते हैं। लेकिन ये इन दोनों एविडेंसों का मिला जुला स्वरूप होता है, इन दोनों एविडेंसों का मिला जरूर स्वरूप होता है। लेकिन अगर मुख्य एविडेंस, साक्ष्य जो कोर्ट में दिए जाते हैं वो या तो ओरल होते हैं या डायरेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले, डायरेक्ट नहीं, ओरल होते हैं या डॉक्यूमेंट्री होते हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। अब ओरल में भी डायरेक्ट एविडेंस होती है और डॉक्यूमेंट्री में डॉक्यूमेंट अपने आप इट सेल्फ होता है। तो इस चार्ट को अगर समझ लिया तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम सेक्शन की बात करते हैं 54 की। अब हम सेक्शन 54 पे बात करते हैं कि अब सेक्शन 54 क्या कहता है कि ओरल एविडेंस क्या होगी, कैसे ये सिद्ध करी जाएगी कोर्ट में, और इसका क्या नियम और क्या प्रक्रियाएं होंगी, इस ओरल टेस्टिमोनी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सेक्शन की 54 की। जरा 54 को मैं डेफिनेशन जो किताब में दी गई है मैं उसे पढ़ता हूं आपको, और आप उसे समझें। सेक्शन 54, प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। प्रूफ ऑफ फैक्ट्स, अपने घटना को मौखिक साक्ष्य के द्वारा कैसे सिद्ध किया जाए। सीधा हिंदी है इसकी। ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड बाय द ओरल एविडेंस। देखो क्या डेफिनेशन है, दस्तावेजों की अंतर वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाएंगे। अब ये दस्तावेजों को अलग कर दिया इनने यहां पे, अर्थात जो दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है वो मौखिक साक्ष्य है। अब मैं हिंदी में, सरल हिंदी बताता हूं। जो बात हम अपने मुंह से न्यायालय को बताते हैं वो बात मौखिक साक्ष्य कहलाती है। सीधी सी हिंदी है इसकी। मौखिक साक्ष्य सेक्शन 54 की डेफिनेशन में पढ़ेंगे तो डेफिनेशन तो आपको न्यायालय अपने एग्जामिनेशन में यही देनी पड़ेगी।
जो साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है, या दस्तावेज में क्या लिखा हुआ इस बात को सिद्ध करने के लिए नहीं है, वो मौखिक साक्ष्य है। लेकिन सरल शब्दों में जो बात मुख के द्वारा की जाती है, ऐसा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य कहलाता है। अब मौखिक साक्ष्य कौन दे सकेगा, कैसा होना चाहिए मौखिक साक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सेक्शन 54 तो आपके समझ में आ गया। जो दस्तावेजिक साक्ष्य नहीं है अर्थात मौखिक साक्ष्य वो है। दस्तावेजों की अंतर वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाएंगे। दस्तावेजों में जो लिखा है उसे छोड़कर बाकी घटना को मुंह द्वारा सिद्ध किया जाएगा, मौखिक बयान द्वारा सिद्ध किया जाएगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन है मौखिक साक्ष्य की। अर्थात जो दस्तावेजिक बात नहीं है वो मौखिक साक्ष्य। आगे चलते हैं इससे। अब बात यह कि मौखिक साक्ष्य है क्या। अब यह बात है कि मौखिक साक्ष्य है क्या। अब मौखिक साक्ष्य को समझ लो आप। पहले तो आपने अपनी इन आंखों से यह देखा कि कोई आदमी किसी का कत्ल कर रहा है। पुलिस ने आपका यह बयान जो आपने देखा था रिकॉर्ड कर लिया। तो जब आपको न्यायालय में बुलाया जाएगा तो न्यायालय में आपको यह कहना कि मैंने उस दिन, उस समय, उस मकान के पास, उस स्थान के पास इस व्यक्ति को कत्ल करते देखा। ये पहली स्टेज है मौखिक साक्ष्य की। ये मौखिक साक्ष्य है। जो घटना आपके द्वारा देखी गई वो मौखिक साक्ष्य है। अर्थात जो देखता है वो जब गवाह बनता है तब वो बात मौखिक साक्ष्य की पहली अवस्था है। ये मौखिक साक्ष्य की ये पहली अवस्था है। ये सेक्शन 55 में डेफिनेशन दी गई है इसकी। डेडलाइन पढ़ता हूं। ओरल एविडेंस सेल इन ऑल केसेस व्हाट एवर बी डायरेक्ट इफ इट रेफर्स टू, यदि वो ऐसे सब इस विषय में है जो आंखों देखी बात का हाल बताने वाली है, तो वो व्यक्ति आंखों का हाल बताए देखा घटना को जिसने उसे देखा है। ओरल एविडेंस। इसकी दूसरी अवस्था और दूसरी एविडेंस का होगी ओरल एविडेंस। यदि मामला किसी सुनने घटना, सपोज करो आप, मैं यहां बैठा हूं, इस वाले कमरे में कोई बदमाशी हो रही है और मैं उसे कानों से सुन रहा हूं, अपने कानों से सुन रहा हूं। यहां से मुझे चीखें आ रही हैं, वो आ रही हैं, और उसके बाद में कोई आदमी कहीं पे गिरा पड़ा पाया जाता है। तो मैंने जो अपने इन कानों से सुना, जब मैं वो न्यायालय को बताऊंगा अपने मुंह से कि सर मैंने ये कानों से सुना, तब ये ओरल एविडेंस कहलाएगी। अर्थात मैंने अपने कानों से सुना तभी ओरल एविडेंस। लेकिन अगर घटना मैंने देखी और मैंने किसी और को बता दी कि देख भाई ऐसे से घटना हुई है, लेकिन वो घटना जो मैंने बताई है उसको, वो कानून में एडमिसिबल नहीं है। वो कानून में एडमिसिबल नहीं है। उसे कहते हैं हियर से एविडेंस। अभी हियर से भी बताऊंगा आपको। तो ये घटना पहले इसको समझ लें। इसकी अवस्था है ओरल टेस्टिमोनी की, जो मैंने कान से सुनी और मैंने कोर्ट को बताई, या जिस व्यक्ति ने कान से सुनी घटना को, घटना का मतलब प्रत्यक्ष होती हुई घटना को कान से सुनना, कहीं से आवाज आ रही है वो सुनना, वो नहीं। लेकिन किसी ने किसी दूसरे को बताई या किसी और से सुनी, वो घटना नहीं जो आपने खुद सुनी और आपने कोर्ट को बताई, दैट इज कॉल्ड ओरल टेस्टिमोनी। ये पहले नंबर की ओरल टेस्टिमोनी तो वही है जो आपने देखा। दूसरी ओरल टेस्टिमोनी जो आपने सुना। तीसरी टेस्टिमोनी जो आपने अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया। आपने आवाज पहचान ली किसी की, आपने अपने शरीर द्वारा मालूम किया, अपने ऑब्जर्वेशन द्वारा, हाथ द्वारा मालूम किया। क्योंकि अंधे व्यक्ति भी तो गवाह होते हैं, वो आवाज से पहचान लेते हैं। तो
अगर कोई इंद्रियों के विषय की गवाही है तो जिन इंद्रियों के द्वारा आपने, जिस व्यक्ति ने इंद्रियों का अनुभव किया हो वो बताएगा, वो इंद्रियों द्वारा बताएगा कि उन्होंने अब उसकी इंद्रियों ने क्या अनुभव किया। बॉडी के ऑर्गन्स, हाथ पांव, ये आंख नाक दांत, इनसे वो क्या अनुभव करता है। अगर बोधगम्य आंखों की मामले की नहीं है चीजें, या शरीर के किसी अंग के बारे में है तो आंखों, यदि किसी राय के बारे में, ये किसी ओपिनियन के, जो मैंने कानों से सुनी, जो मैंने अपने बॉडी के अंगों के द्वारा ऑब्जर्व करी, या जो मैं अपनी उसमें देखा और उसके आधार पर जो मेरी राय बनी उसके आधार पर, तो ये क्या है, ये उसी व्यक्ति की होती है जिसने ये तीनों चीजें की, देखी सुनी राय। लेकिन एक एविडेंस होती है, जब हम कहते हैं कि हमें फला व्यक्ति ने बताई ये बात, ये जो टेस्टिमनी कहलाती है, ये हियर से टेस्टिमनी कहलाती है और भारतीय कानून इसको नहीं मानता, भारतीय कानून इसको नहीं मानता। तो ऐसी बातें जो हम दूसरे से सुन के कोर्ट को बताते हैं वो दैट इज कॉल्ड हियर से एविडेंस, वैल्यूलेस है। और इसके ऊपर कभी कभी टिप्पणी आ जाती है, टिप्पणी मतलब कमेंट्स के तौर पर एग्जामिनेशन में आ जाती है ये कि व्हाट डू यू मीन बाय द हियर से एविडेंस। हियर से एविडेंस मतलब वो है जब कोई दूसरा व्यक्ति, वो सिद्ध करने के तरीके हैं वो इतने आसान नहीं है, वो भी बताए जाएंगे जब आपका नंबर आएगा। तो यहां हमारा उद्देश्य था कि मौखिक साक्ष्य क्या है। अगर मौखिक साक्ष्य किसी भौतिक चीज के अस्तित्व के विषय में है तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय यदि सही समझता है तो उस वस्तु को अपने निरीक्षण, अपने इंस्पेक्शन के लिए मंगा सकता है। किसी भौतिक वस्तु के लिए दस्तावेज नहीं, भौतिक वस्तु है, जैसे कोई स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, और कोई आदमी कहता है कि मोटरसाइकिल फलाने चोर से बरामद हुई है, तो कोर्ट जो है उस चीज का इंस्पेक्शन कर सकती है। तो ऐसी जो एविडेंस है वो भौतिक निरीक्षण द्वारा हो जाती है। तो ये तो था गुरुजी आपका मौखिक साक्ष्य, ये आपके नोटिस में होना जरूरी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मौखिक साक्ष्य क्या था, क्या है। ठीक है जी, मौखिक साक्ष्य। तो सेक्शन 54 प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस और ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट। सेक्शन 55 कहता ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, ये डायरेक्ट होनी चाहिए। ये 4 कंडीशन बताई है, देखी गई, सुनी गई, देखी सुनी या बोधगम्य इंद्रियों द्वारा या राय द्वारा। तो ये चीजें और निरीक्षण, भौतिक चीजों से निरीक्षण। तो ये था साहब आपका ओरल टेस्टिमोनी का हमारे 2 सेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडियन कानून में 85% क्रिमिनल लॉ ओरल टेस्टिमोनी पर डिपेंड करता है, ध्यान रखें आप। तो इसकी नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सेक्शंस 56, जैसे आपने इसे समझा 1.5 लाइन में से समझा। ये कहता प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। दस्तावेज क्या है, पहले दस्तावेज समझे। कोई भी चीज जो कागज पर लिखी गई है, जो दीवारों पे खोद कर लिखी गई है, तख्ती पे लिखी गई है, ये सब डॉक्यूमेंट है। चित्रण द्वारा, मुद्रण द्वारा, कैरिकेचर जो है, ये सब चीजें जो है जो बनाई जाती है, किसी चीज में लिख ली जाती है, वो कहलाती है दस्तावेज। जिस तरीके से ऊपर हमने बताया ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट,
ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, ओरल एविडेंस डायरेक्ट होनी चाहिए, नॉट इनडायरेक्ट, नॉट हियर से। ऐसी क्या है, अब ये दस्तावेज के बारे में बात करता है कि कोई भी दस्तावेज को सिद्ध जो किया जा सकता है उसके अंदर क्या लिखा है। सपोज करो, उदाहरण देता हूं, दो पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब मान लो, सपोज करो ये दस्तावेज है कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसको दो तरीके से सिद्ध करा जा सकता है, एक तो प्राइमरी एविडेंस और एक सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस, सबसे पहले वैल्यू है प्राइमरी एविडेंस की, और दूसरे नंबर पर है सेकेंडरी एविडेंस की। प्राइमरी एविडेंस का क्या मतलब है, सपोज करो ये रजिस्टर जो है, एक कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर लिखा हुआ है, इस रजिस्टर में कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है की कॉपी है, या आप ये समझो ये 4 पन्ने हैं, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें ये पूरी की पूरी पन्नों का बंडल जज साहब के सामने पेश करना पड़ेगा। अर्थात उसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, इसे मौखिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं किया जाएगा। मौखिक साक्ष्य की जब परिस्थिति आएंगी तब बताऊंगा, लेकिन नियम यह है कि वो बातें जो इसमें लिखी हैं, इसके अंदर लिखी गई है पन्नों के अंदर, इस एग्रीमेंट के अंदर, वो बातें कोर्ट में तभी सिद्ध होंगी जब ये डॉक्यूमेंट असली कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये कहलाता है डॉक्यूमेंट का प्राइमरी एविडेंस। ये सर्वोच्च एविडेंस होती है और ये मौखिक एविडेंस से ज्यादा महत्व की होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोलता, मनुष्य झूठ बोल सकता है। मनुष्य की प्रवृत्ति में झूठ बोलना शामिल है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड हो गया, जिस पर सरकारी मोहरें लग गई, उसके बारे में हम ये उपधारणा करते हैं कि उसके अंदर जो लिखा है वो चेंज नहीं हो सकता। हाँ, यदि कोई उसके अंदर डुप्लीकेसी करता है, बढ़ा देता है, घटा देता है, वो बात नहीं कर रहा मैं इसकी, उसके जो अंदर कंटेंट्स हैं वो कभी नहीं बदलेंगे यदि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है, तो उसको कहते हैं प्राइमरी एविडेंस। तो कोर्ट के अंदर अगर किसी चीज के कंटेंट्स, अगर मान लो विल है, विल के कंटेंट्स पेश करने हैं, सिद्ध करने हैं, तो विल के अंदर क्या लिखा है वो पहले ओरल देखी जाएगी, वो विल आंखों से देखेगा जज साहब, से देखेंगे, तो तभी ये मानेंगे जज साहब कि ये विल सही है। अर्थात विल के अंदर क्या लिखा है आंखों से देखे बिगर या उसे ओरिजिनल पेश किए बिगर वो विल प्रूफ नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट। तो अब जरा सा परिभाषा पढ़ दी जाए आपको, जो कि प्राइमरी एविडेंस मींस डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। आओ जरा सा इसे पलट लेते हैं, अब पलट के भी समझ लो क्या कह रहा है वो, हल्के हल्के समझो, समझ में आएगा, दिमाग को यहीं रखो। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी लॉ अगर आज नहीं समझ रहे, एक बार अगर देखो, इसे ब्रॉड करके कितने लिख दो, 10 पन्ने लिख दो, 20 पन्ने लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हमने सारगर्भित बात नहीं लिखी, जैसे एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज ओरल एविडेंस? ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। सुनी है तो सुनी भी, देखी है तो देखी भी, बोधगम्य की तो बोधगम्य, राय बाधर, ये 4 लाइन लिखो, आपको नंबर पूरे। लेकिन आप कहानी बनाओगे, कहानी नहीं, कहानी नहीं, पहले से इसे समझ लो क्या है। अब हम आते हैं साहब, प्राइमरी एविडेंस तो हमने बता दी, डॉक्यूमेंट खुद होता है। अब हम आते हैं, तो ये वाले सेक्शंस हमें सिर्फ ये बताते हैं कि प्राइमरी क्या होता है और द्वितीयक एविडेंस क्या होती है। दस्तावेज में से जैसे पहले दस्तावेज समझ लें, सेल डीड, कॉन्ट्रैक्ट, विल, रिलिंक्वेश डीड एटसेट्रा। किसी कोई आपने रिकॉर्डिंग की है,
किसी की, ये सब दस्तावेज में शामिल होते हैं। ये सेक्शन 56 जो है ये बताता है कि दस्तावेज क्या है। ये सारा का सारा दस्तावेजों को आपको क्लियर करता है। जहां दस्तावेज होता है वहां मौखिक साक्ष्य नहीं लिया जाएगा। जहां मामला डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है तो मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन है। कोई आदमी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो पेश करता नहीं और कहता जी उसमें ये लिखा हुआ था। ये कोर्ट नहीं मानेगी। कोर्ट को वो डॉक्यूमेंट चाहिए यदि आपको मुकदमा जीतना है तो। जब ऐसा दस्तावेज खो जाए, मिले नहीं या किसी और के कब्जे में, तब उसकी बातों को मुंह से सिद्ध किया जाएगा। लेकिन ये जो है ये मौखिक वाला अभी हम इसे डिस्कस नहीं करते क्योंकि मौखिक को मना ही करता है ये सेक्शन। बिल्कुल वो खोने वोने की स्थिति पे हम बाद में आएंगे। तो हमने आपको 6 से 56 बताया। 56 आपने समझा कि दस्तावेज क्या होता है, उसको कैसे सिद्ध किया जाएगा, प्राइमरी या सेकंड एविडेंस है। प्राइमरी एविडेंस डॉक्यूमेंट खुद है। एक ये बात आपको समझ में आ गई। और इसके लिए मौखिक साक्ष्य नहीं लाया जाएगा। और मौखिक साक्ष्य कब लाया जाएगा वो बताएंगे, वो परिस्थिति जब आएगी तब बताएंगे। मौखिक साक्ष्य ये समझो जब ये डॉक्यूमेंट कोई ना मिले तब आएगा सामने। जब असल खो जाए, मिट जाए किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे, तभी आएगा मौखिक साक्ष्य से, जिसने वो भी देखा हो मौखिक साक्ष्य। तो उसके लिए अभी डिस्कस नहीं करते। अब जो है हम मूल डॉक्यूमेंट को जरा प्राइमरी एविडेंस को और क्या करें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है प्राइमरी डॉक्यूमेंट है ये समझने की कोशिश करो। प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या है और कैसे होते हैं वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट, ये समझने की कोशिश करो। अभी तक आपने जो समझा था मौखिक साक्ष्य समझ में आ गया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी साक्ष्य क्या है। तो अब हम बात करते हैं मौखिक साक्ष्य की। अब मौखिक साक्ष्य की जो इसने दिया है, इसकी वो और पढ़ लें। एक तो डॉक्यूमेंट खुद हो गया। प्राइमरी एविडेंस के अंदर वो एविडेंस शामिल है जो एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो, तब वो प्राइमरी एविडेंस। जब कोई दस्तावेज कई प्रतियों में एग्जीक्यूट हुआ है, अर्थात काउंटर पार्ट्स में बना है, मतलब दो दस्तावेज बनाए गए जिसपे दोनों पार्टियों ने दस्तखत करे। मान लो कोई हम मकान बनवा रहे, मकान बनवाने में हमने क्या एग्रीमेंट बनाया, जो दोनों पार्टियों के उस पर सिग्नेचर कराए गए, दोनों पार्टी को बनाया और एक एक कॉपी दूसरे को दे दी गई। एक दूसरे को उसमें एक ने लिख दिया कि भाई मैं मकान का ठेका बनाने का ठेका, पहले तो कंडीशंस लिख दी गई, दो प्रतियों में बनाया गया, दोनों पार्टियों ने दस्तखत कर दिए। एक ने तो ये लिख दिया कि मैं भाई जो है सब मकान बनाने का ठेका देता हूं, ये कॉपी तू अपनी रख। दूसरे उसने कह दिया कि मैं अपना बनाने का लेता हूं। अर्थात ऐसे जो डॉक्यूमेंट जहां दस्तावेज प्रतिलेख, वहां प्रत्येक काउंटर पार्ट्स प्राथमिक साक्ष्य होगा। जैसे आपको थोड़ा सा बता ही दूं, एक मिनट को, इसको सेक्शन 57 जो है 57 का, इसको निकाल कर किताब में से जरा सा आपको समझा दिया जाए तो
जब कोई दस्तावेज जो है मूल प्रतियों में निष्पादित किया गया तो मूल प्रति जो है वो प्राइमरी एविडेंस है। जहां कोई दस्तावेज जो है काउंटर पार्ट्स में बनाया गया तो उसका जो प्रत्येक काउंटर पार्ट्स है वो एक दूसरे का प्राइमरी एविडेंस है। जहां कोई जो है डॉक्यूमेंट जो है और मेड फ्रॉम वन यूनिफॉर्म प्रोसेस एज द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, each is primary evidence of contents of the rest, but where they all are copies of the common original, they are not primary evidence of contents of the original। जब किसी एक मशीन के द्वारा बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं तो वो एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगी, तब वो जो है कहलाएगी कि वो एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस है, अर्थात यूनिफॉर्म प्रोसेस द्वारा बनाई गई। उदाहरण के तौर पर जैसे प्रिंटिंग मशीन में कोई चीज छपती है तो वो लाखों प्रति एक साथ छापती है तो वो एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस है। या किसी चीज पर कुछ लिखा हुआ है, या फोटो बनाते हैं, फोटो एक नेगेटिव लिया, उससे 100 फोटो बनाए तो सारे फोटो जो है एक दूसरे की प्राइमरी एविडेंस है, एक फोटो दूसरे का। लेकिन निगेटिव को प्रूफ करना जरूरी हो जाता है कई बार, तो इसलिए ये उसके फोटो का फोटो जो है वो फोटो के लिए डायरेक्ट एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस है डॉक्यूमेंट की। और जैसे कार्बन कॉपी बनाते हैं तो कार्बन कॉपी भी जो है प्राथमिक साक्ष्य है। तो यहां डॉक्यूमेंट में जो इन्होंने डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी है, उस डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में उन्होंने हमें यह बताने की कोशिश की कि प्राइमरी एविडेंस क्या है। तो प्राइमरी एविडेंस जैसा कि आपको बताया गया, एक तो जो है दस्तावेज जो है अपने आप में जो है वो प्राइमरी एविडेंस है, या फिर वो सामान्य प्रोसेस से बनाया जाता है जो एक दस्तावेज की काउंटर पार्ट्स में बनाया जाता है, तो वो काउंटर पार्ट जो इस तरीके के वो कहलाते हैं कि भाई ये प्राइमरी एविडेंस है। या उनके बनाने की एक जो प्रक्रिया है वो यूनिफॉर्म प्रक्रिया है, या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड जो होते हैं जो स्टोर किए जाते हैं वो भी जब वो निकाल कर पेश किए जाते हैं तो वो भी एक प्राइमरी एविडेंस के श्रेणी में आते हैं। और रिकॉर्डिंग जो एक जैसे रिकॉर्डिंग की जाती है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में और भंडारित की जाती हैं और उनको रेस्टोर किया जाता है, तब वो भी जो है अपना वही कहलाती हैं प्राइमरी एविडेंस। जैसे ताश है और ये ताश प्रिंट करे जाते हैं, एक ही ताश से हजारों ताश प्रिंट करे जाते हैं, तो वो जो ताश है वो एक ताश दूसरे ताश का जो है ये माना जाएगा कि ये प्राइमरी एविडेंस है। इसी तरीके से फोटोग्राफ्स, तो ये था। तो प्राइमरी एविडेंस से मतलब डॉक्यूमेंट्स अपने आप में प्राइमरी एविडेंस कहलाता है, या डॉक्यूमेंट्स यदि काउंटर पार्ट्स में किया गया है तो उसका जो दूसरा काउंटर पार्ट्स है वो, या यदि ऐसे सिस्टम से बनाए जाते हैं या कोई डाटा एंट्री, डाटा की गई है किसी में कंप्यूटर में सेव किए गए हैं, तो ऐसी चीजें जो है वो आपको डॉक्यूमेंट की प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्राइमरी एविडेंस तो ये हो गई, तो अब सेकेंडरी एविडेंस क्या है? क्योंकि उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट या तो प्राइमरी एविडेंस से सिद्ध किया जाएगा या सेकेंडरी से। तो प्राइमरी में तो ये आ गया कि डॉक्यूमेंट पेश कर दिया जाए, प्राइमरी एविडेंस। अब आता है सेकेंडरी एविडेंस क्या होती है और सेकेंडरी एविडेंस न्यायालय में कैसे सिद्ध की जाएगी। तो इसको सिद्ध करने के लिए और क्या होती है सेकेंडरी एविडेंस और किन परिस्थितियों में लाई जाएगी, इसको नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होती है, सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में कैसे सिद्ध की जाए, और सेकेंडरी एविडेंस किन किन चीजों से मिलकर सेकेंडरी एविडेंस बनती है ये, और सेकेंडरी एविडेंस कब लागू होती है। तो सेकेंडरी एविडेंस के लिए नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर का बुक करें वेट। तो सेकेंडरी एविडेंस नेक्स्ट लेक्चर में आपको
क्लियर की जाएगी सेकंड एविडेंस। ओके, ठीक है।